नमस्ते और जय श्री राम आप सभी लोगों को। कुछ ही दिनों पहले जब राम जन्मभूमि या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको 1 वर्ष पूर्ण हुआ, तो 22 जनवरी को छावा मूवी का ट्रेलर रिलीज़ किया गया। उसके बाद पिछले 4-5 दिनों में उसपे काफ़ी पॉज़िटिव कमेंट्स आए, नेगेटिव कमेंट्स आए। तो ये पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन और छावा मूवी में कैसा क्या होने वाला है, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतीक बोराड़ी जी के साथ। प्रतीक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए वरुण भाई। तो वैसे तो ट्रेलर में भी कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो मुझे खटकी थी या कुछ मुझे लग रहा था कि ये कुछ और तरीके से कर सकते थे। पर ओवरऑल अगर हम ट्रेलर देखें तो इसमें पहले हम पॉज़िटिव चीज़ों की बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि ट्रेलर देख के इसमें क्या पॉज़िटिव्स आपको लगते हैं? अ, एक तो छत्रपति संभाजी महाराज ने जिस प्रकार से शुरुआत में भगवान शिव जी की आराधना करते हुए दिखाया है, जो कई सारे आजकल हम जो सेक्युलर्स का जो एक नैरेटिव देखते हैं, वो इसको पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। जो ब्राह्मणवाद को लेकर के जो शब्द सामने रख करके ये पूरी की पूरी हिंदू संस्कृति, सभ्यता, हमारे सिंबल्स, प्रतीक, आदर्श उनको पूरा नकारने का जो प्रयास करते हैं, तो कम से कम यहाँ पर ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि शंभूराजे को, छत्रपति संभाजी महाराज को बड़े गर्व के साथ में भगवान शिव जी की आराधना करते हुए दिखाया है। बाकी ओवरऑल फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी अच्छी दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं कि बस चीप प्रोडक्शन वैल्यू, बजट की कमी भी कहीं पर दिख नहीं रही। भव्य सेट्स भी दिख रहे हैं और जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हम कहे या फिर जिस प्रकार की कलर ग्रेडिंग हो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की जहां तक बात है तो वहां पर तो मुझे ट्रेलर बढ़िया लगा प्रोडक्शन वैल्यू की दृष्टि से। हालांकि परफॉर्मेंसेस वगैरह उसको लेकर के थोड़ा मुझे विकी कौशल का जो परफॉर्मेंस है वो उतना बढ़िया नहीं लगा पर्सनली, क्योंकि आप देखिए अभी ठाकुर अनूप सिंह की जो धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी जी। महाराज फिल्म आई थी, उसमें उनका जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था, या फिर कश्मीर महाजनी का सरसेनापति हम्बीर राव में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो उस लेवल का तो परफॉर्मेंस नहीं लग रहा, परंतु ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू की दृष्टि से सेट्स या एक्शन सीक्वेंसेस जिस प्रकार से शूट किए गए हैं और शंभूराज को जिस प्रकार से महादेव की आराधना करते हुए दिखाया है, तो ये सब बातें मुझे ट्रेलर की पसंद आई। वो तो शुरुआत में ही एक बहुत अच्छा उन्होंने एक टॉप शॉट लिया है, फिर बाद में एक मिड शॉट और वो सिमेट्री भी काफ़ी अच्छी लग रही है कि दोनों या साइड में एक पानी का कुंड है और बीच में महादेव की जो शिवलिंग है और उसकी संभाजी महाराज आराधना कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी जो बड़ा एस्पेक्ट है संभाजी महाराज का रक्षक जो थे वो धर्मवीर थे। तो उसको काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया है और महाराष्ट्र के इतिहास में भी काफ़ी बार ये हम देखते हैं कि जो संभाजी के नाम से काफ़ी जो संस्थानें चलती है, वो संभाजी महाराज को कहीं न कहीं एक सेक्युलर या फिर एक निरपेक्ष राजनेता दिखाने की कोशिश करती है, बल्कि वो वैसे नहीं थे। वो काफ़ी अपने धर्म के प्रति जागरूक थे और वो धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने काफ़ी कदम उठाए। तो उस एंड पे आपको कैसा लगता है कि ये ट्रेलर में क्या वो अनअपोलोजेटिक जो हिंदुत्व है संभाजी महाराज का वो दिख के आ रहा है या फिर उसमें भी आपको एक वो वाक्य अगर हम छोड़े हिंदवी स्वराज्य का, तो उसके अलावा आपको क्या यहाँ पे लग रहा है कि कुछ प्रोपेगेंडा टाइप हो सकता है सेक्युलरिज्म का या ये उस एंड पे अनअपोलोजेटिक लग रही है मूवी? देखिए ट्रेलर से तो अभी जितना हमें दिख रहा है, जैसे कि हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख कहीं पर भी ट्रेलर में नहीं है। केवल उस एक वाक्य की बात नहीं है, बाकी जगह पर भी जहां जहां उल्लेख है वो हिंदवी स्वराज्य का कहीं पर भी उल्लेख नहीं कर रहे, ये एक बात है। हालांकि इन बातों को भी एक बार चलो हम इग्नोर कर भी देते तो, परंतु जो डायरेक्टर का नाम है उस कारण से मेरे मन में संदेह है कि वो कहीं पर इसको जाकर के केवल दो राज्यों की लड़ाई या दो टेरिटरी की लड़ाई या बस सत्ता की लड़ाई तक ये सीमित करके ना रख दे, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज वे धर्मवीर थे, धर्म के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। वे देव, देश और धर्म के लिए लड़े थे, जिसका ये सेक्युलर जो विचारधारा की पार्टीज हो, राजनेता हो, या जो आपने कुछ संगठनों के नाम लिए जो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से चलते हैं, वो इस इतिहास को पूर्ण रूप से खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार वो देख रहे हैं, और वो भी जस्ट एक ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग करके वो पूरी की पूरी सभ्यता को ही उसकी आड़ में टारगेट करते हैं, सामने वो डायरेक्टली ना करते हुए इनडायरेक्टली ये सब करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज उनका जो पात्र है वो तो धर्मनिष्ठ है, वो अपनी महादेव की उपासना आदि वो कर रहे हैं, परंतु ओवरऑल अगर हम देखें कि औरंगजेब ने क्यों हमला किया था, वो कोई केवल अपना सत्ता बढ़ाना चाहता था या अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना चाहता था, ऐसा नहीं है।
आप देख लीजिए महाराष्ट्र में भी कुछ राजनेता है, वो तो जस्ट यही कहते हैं कि औरंगजेब हो, अफजल खान हो, वो तो जस्ट अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, वो बस अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं है, उनका एकमात्र उद्देश्य था हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड। वो कोई टेरिटरी की लड़ाई नहीं थी, और ना ही हमारे महाराज कोई सत्ता के लिए या गद्दी के लिए या टेरिटरी के लिए नहीं लड़े थे, वे देव, देश और धर्म के लिए लड़े थे। तो ये खुलकर स्पष्ट रूप से फिल्म में मेंशन ये बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो शंभू राजे को वो आप उपासना करते हुए दिखा रहे हैं, पर जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है, जो लड़ाई जिस कारण से हुई थी, उसका मूल बेस वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर औरंगजेब का जो पात्र है उसको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, या जिस प्रकार का उनका फोटो उनका नहीं, उसका फोटो औरंगजेब का दिखाई देता है हमें, तो उस दृष्टि से तो मेकअप वगैरह बिल्कुल बढ़िया लग रहा है अक्षय खन्ना का। परंतु जब हम देखें कि एक सीन में जहां वो बोल रहा है कि मैं अपने खानदान की लाशों पर खड़ा हूं इस गद्दी के लिए, सत्ता के लिए, ऐसा कोई शब्द उपयोग कर रहा है, तो जस्ट वो सत्ता के पीछे पागल है, ये नहीं दिखाना चाहिए। ये कोई तख्त की या गद्दी की लड़ाई नहीं थी। हालांकि वो अगले अगले डायलॉग में ये बात कह रहा है कि जहां पर भी भगवा दिखे उसको लाल कर दो, तो वो ठीक है, मराठा साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य, उनका वो ध्वज भगवा ध्वज है, तो उस दृष्टि से क्या केवल भगवा ध्वज को लाल करने की बात कर रहा है, या सच में वो उसका जो मूल उद्देश्य है कि वो काफिर कह लीजिए, या जो हिंदू संस्कृति के कल्चरल जेनोसाइड का उसका जो मुख्य उद्देश्य था, मूर्तियों को मूर्ति पूजक, या जिसको वो बुत परस्त कहते हैं, तो उनको नष्ट करने के उद्देश्य से जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा था, युद्ध कर रहा था, ये मुख्य खुलकर इसका ये बातें बताई जानी आवश्यक है। उसको कहीं पर लिपापोती नहीं होनी चाहिए, व्हाइट वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। और ये डर मुझे इस कारण से लग रहा है क्योंकि डायरेक्टर की जो पहली हिंदी फिल्म थी लुका छुपी, उसमें भी उन्होंने यही नैरेटिव चलाया था कि भारत कैसे इस्लामोफोबिक देश है, यहाँ पर हिंदू कैसे कट्टरपंथी होते हैं, एक संस्कृति रक्षक नाम की पार्टी दिखा करके फिर वो मुस्लिम्स पर कैसे अन्याय कर रहे हैं, हिंदू कैसे कट्टरपंथी होते हैं, ये सब नैरेटिव उन्होंने उस फिल्म में चलाया हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लिव इन को प्रमोट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख वगैरह। तो अब इस प्रकार की विचारधारा कहीं पर यहाँ ना हो। अब जब हिंदवी स्वराज्य का उल्लेख ना होना और केवल ये राज्य वावी श्रींची इच्छा, उसके पहले का संवाद अगर आप देखेंगे जो छत्रपति संभाजी महाराज कह रहे हैं, तो वो कुछ जबरदस्ती का सेक्युलरिज्म का ज्ञान या उस प्रकार का कोई टच नहीं होना चाहिए। और एंडिंग में जो 40 दिनों तक अनगिनत यात्राएं दी गई थी, वहां पर भी जो मुख्य उद्देश्य था औरंगजेब का कि धर्म परिवर्तन करना, इस्लाम को स्वीकार करने के लिए जो उन्हें फोर्स किया गया था, और फिर भी उन्होंने अपनी संस्कृति को, सभ्यता को नहीं छोड़ा। तो वो ये सबसे प्रमुख तो बात मेंशन होनी चाहिए। नहीं तो आप देख लीजिए अभी जो मराठी सीरियल भी आई थी अमोल कोल्ले की, उसमें एंडिंग में आप अगर आखिरी जो पूरे कुछ एपिसोड्स अगर देखेंगे ना, तो कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन उसको नगण्य बना दिया था उन्होंने, और खजाने के लिए औरंगजेब ने इतने पीड़ा दी थी, इस बात को उन्होंने सबसे प्रमुखता हाईलाइट किया था। मुझे अभी भी वो उनपे सीरियल के कुछ आखिर की, पार्टी की मजबूरियां रही होंगी उनपे, तो वो इसलिए कुछ कर नहीं पाए होंगे। तो पर वो आखिर के पहले कुछ भी एपिसोड्स मैंने देखे। पूरी सीरीज तो पूरी सीरियल तो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन आखिर के वो कुछ एपिसोड्स मैंने देखे थे, तो वहां पर उन्होंने खजाने के लिए औरंगजेब ने अत्याचार किया, ये प्रमुख तो सबसे मुख्य कारण दिखाया था। तो इस प्रकार की कुछ लिपापोती नहीं होनी चाहिए, बस यही अपेक्षा है। पर मुझे नहीं लगता कि वो जो उसका क्लाइमैक्स है उसको किसी और तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, जो कहानियां हमने सुनी है, जो पोवाड़े सुनते आए हैं, तो बचपन से उसमें एक मूल उद्देश्य उसका वही दिखाया था कि औरंगजेब ने उनको कहा था कि कन्वर्ट हो जाओ, और उन्होंने अपना धर्म छोड़ने के लिए मना किया था, जिसके वजह से उनपे वो अत्याचार हुए और जिसके वजह से उन्हें प्राणों का बलिदान देना पड़ा। और दूसरी बात ये भी है कि संभाजी महाराज को जब लाया गया, तो औरंगजेब का क्लियर रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं कि उनको इसलिए उन्होंने अपमानित किया था कि वो काफ़िर थे, और लोगों को समझना चाहिए कि काफ़िरों के साथ क्या हाल होता है। तो ये पूरा औरंगज़ेब का मेंटालिटी थी। तो मुझे लगता है कि उतना अगर वो नेग्लेक्ट करना भी चाहे, तो उस हद पर वो स्टोरी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेन बेस ही वो है। हाँ, पूर्ण रूप से तो इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ कम आकर या केवल किसी एक आध डायलॉग तक सीमित करके रख देना ये नहीं हो। जैसे कि उस सीरियल का मैंने जो उदाहरण दिया ना, प्रमुख खजाना और फिर कन्वर्जन वगैरह, वो एक नगण्य एक आध दो डायलॉग में केवल बात बोल दी, तो वो एक इस प्रकार का कुछ व्हाइट वॉश लिपोपोती नहीं होनी चाहिए। और आपने जो बात कही ना, वो बिल्कुल सही है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। इवन उस समय के जो उनके मुगलों के दरबार के ही इतिहासकार है, उन्होंने उनके द्वारा लिखा हुआ इतिहास में कितनी सारी मूर्तियों को तोड़ा गया,
गया, मंदिरों को तोड़ा गया, इसका स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है, पर फिर भी जो सेक्युलर्स है, वामपंथी है, वो तो उसको इग्नोर करके अपना कुछ अलग ही नैरेटिव चलाते हैं। अभी मैं कल से देख रहा हूँ, जो मैंने ट्रेलर रिव्यू किया है छावा का, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज तो पूरी वो सेक्युलर थे, वो तो बुआ बाबा वगैरह इनके चक्कर में नहीं पड़ते थे, वो तो अंधश्रद्धा का विरोध करते थे। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स पूरे लंबे चौड़े पैराग्राफ लिख करके कल से मैं हमारी वीडियो के नीचे पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के कमेंट्स जब करने वाले कुछ अकाउंट्स में देखता हूँ जो फिल्म को डिफेंड कर रहे हैं, तो मन में संदेह बढ़ता है कि पता नहीं फिल्म में क्या होगा, तो वो थोड़ा सा संशय है मन में। हाँ, और एक ये भी करने का प्रयास किया जाता है कि संभाजी महाराज कहीं न कहीं ब्राह्मण विरोधी थे या वो ब्राह्मणों से बिल्कुल। द्वेष करते थे। ये कहीं न कहीं नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है कि मराठा वर्सेस ब्राह्मण नैरेटिव बनाया जाए। पर जिनको वो सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, समर्थ रामदास हो या बाकी के उस वक़्त के जो समकालीन संत हो, तो रिकॉर्ड्स में तो हमें ये देखने मिलता है कि संभाजी महाराज काफ़ी इन्फ्लुएंस थे समर्थ रामदास के। इनफैक्ट उन्होंने जो बिल्कुल। समर्थ रामदास ने जो उनको उपदेश किया था, शिवरायन से 8वां रूप, शिवरायन से 8वां स्वरूप, तो वो पूरा एक मुझे लगता है कहीं न कहीं वो उनके लिए एक गाइडिंग सोर्स बन गया कि महाराज कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, कैसे वो अपना राजनीति करते थे। वो उनको पूरा समर्थ रामदास ने उनको बताया था कि आप इनका मार्ग फ़ॉलो कीजिए और इनके जैसे आप बनिए। तो वो उनके मन में कहीं भी वो ब्राह्मण द्वेष या ब्राह्मण के प्रति ऐसी दुर्भावना नहीं थी। वो हमेशा एक हिंदवी स्वराज्य और हिंदुओं के लिए ही लड़े और धर्म के लिए ही उन्होंने पूरा अपना राज्य जो है वो पूरा किया था। तो वो मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर फ़िल्म उसको न्याय दे पाई तो वो एक अच्छी फ़िल्म या इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बन सकती है। बिल्कुल। और हालाँकि आपने जो बातें की वो बिल्कुल ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है, परंतु अगर किसी को कुछ बातें घुमाकर दिखानी ही हो तो किस बात पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, कहाँ कम करना है, ये तो डायरेक्टर के हाथ में होता है। जैसे कि अभी मैंने जो टीवी सीरियल का, मराठी सीरियल का नाम लिया, वहाँ पर भी इन बातों पर ही अधिक अधिक फ़ोकस था। आपने अगर देखा होगा वहाँ पर तो ये द्वेष बढ़ाने पर, जातिवाद वगैरह पर, तो सीरियल में वही फ़ोकस था। इवन अभी छत्रपति संभाजी महाराज, उन पर 2-3 फ़िल्में अभी हाल ही में आई है। एक तो दिग्पाल लांजेकर, उनकी शिवरायांचा छावा, इसके साथ में हुँ, ही एक 2014 में एक ट्रेलर आया था, देखिए, बहुत वायरल हुआ था, परंतु 10 वर्षों तक वो फ़िल्म रिलीज़ ही नहीं हुई थी, 1689 छत्रपति संभा हाँ, 1689 वो उसके पीछे नाम था। तो वो फ़िल्म अभी दोबारा से रिलीज़ हुई थी पिछले वर्ष जनवरी में। हुँ, तो वो ऐसी 2-3 फ़िल्में भी हाल ही में आई है। उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे तो ये जो ठाकुर अनूप सिंह, उनकी धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज जी जो फ़िल्म आई है, वो सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि यहाँ पर उनके शौर्य पर, पराक्रम पर, उनकी युद्ध नीति, कूटनीति पर अधिक फ़ोकस था। ये जो एस्पेक्ट्स है भी ना कि कुछ दरबार के कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया था, फिर उनको कुछ दंड दिया गया था। उस बात को फ़िल्म में दिखाना था, चलो कुछ एक एक आध सीन में वो बात उन्होंने कवर करके दिखा दी। परंतु अधिकतर छत्रपति संभाजी महाराज, उनका धर्म प्रेम, वे किस प्रकार से हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े, उनकी युद्ध नीति, कूटनीति, इन पर अधिक फ़ोकस था। तो ये बातें फ़िल्म में होनी चाहिए, छावा में। और मुझे एक लगता है कि बाकी जो फ़िल्म आई वो भी अच्छी फ़िल्में थी, मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से तो अच्छी थी, पर एक प्रोडक्शन क्वालिटी कहे या जो एक मार्केटिंग एस्पेक्ट कहे या जो एक स्टार पावर कहे, तो ये हुँ। इस फ़िल्म के साथ ज़्यादा है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि अ, ये मास रीच की कैपेसिटी रखती है ये फ़िल्म, और मुझे लगता है कि अगर फ़िल्म अच्छी हो तो ये शायद पुष्पा के भी या स्त्री जो उनका प्रीवियस मैडॉक प्रोडक्शंस की थी, तो उसके भी रिकॉर्ड ये स्त्री 2 ब्रेक का कर था। सकता है, स्त्री 2 का। तो उसके भी बिल्कुल। रिकॉर्ड ये अब ये तो फ़िल्म मेकर्स के हाथ में है, अगर वो सच में चाहते हैं, तो अगर उन्होंने सही बातें दिखाई होंगी फ़िल्म में, तो लोग सर पर उठाएँगे फ़िल्म को, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कुछ भी गलत हुआ या इस प्रकार से कुछ लिपापोती करने का प्रयास किया, तो बहुत सारे लोगों का मन दूर हो टूट जाएगा इस प्रकार से। परंतु अगर सच में फ़िल्म मेकर्स की इच्छा होगी कि फ़िल्म अच्छी कलेक्शन करे और ज़्यादा पिछली फ़िल्मों के रिकॉर्ड्स भी तोड़े, तो इन सब बातों का फ़िल्म मेकर्स को ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी अगर कुछ बातें हैं ऐसी जो कुछ प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, या कुछ ऐसा अगर कुछ भी हो, तो अभी भी 15-20 दिन का समय है उनके पास में, फ़िल्म मेकर्स के पास। तो ऐसे कुछ सीन्स हो जो ज़बरदस्ती का कुछ ऐसे बैलेंसिंग करने का प्रयास हो, या ज़बरदस्ती का कुछ ऐसा सेक्युलरिज़्म का ज्ञान देने का प्रयास हो, तो उन बातों को अभी भी फ़िल्म से हटाकर या कट करके कुछ ना कुछ तो वो कर सकते हैं, अभी भी काफ़ी समय उनके पास में है। परंतु
अगर सही जगह पर फिल्म हिट करती है, सही बातें फिल्म में दिखाई जाती है, तो जनता अवश्य प्रेम देगी फिल्म को, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालाँकि विकी कौशल का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ जिस प्रकार से एक स्थिरता होनी चाहिए, जो एक धीर गंभीर योद्धा जिस प्रकार से होने चाहिए, तो वो थोड़ी कमी दिख रही है। आप देखिए बार-बार जिस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाया है विकी कौशल को, वो उतना नेचुरल नहीं लग रहा। वो ज़ोर से जिस प्रकार से चीख रहे हैं, अ, पता नहीं, अब ये बातें तो चेंज नहीं की जा सकती फ़िल्म से। परंतु जो भी अभी उनके हाथ में है वो उन्हें करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो शायद उन्होंने एक्सट्रीम जो ड्रामा मोमेंट्स थे वो पिक करके इसमें डाले हैं, कि जो वॉर के एक्सट्रीम सीन्स है, जो क्लाइमैक्सेस है वॉर के, तो वो उसके वजह से भी शायद ये उनका जो विकी कौशल का है वो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लग रहा होगा। पर हुँ, हुँ, मुझे हुँ। आपसे ये पूछना है कि ये पिछले 2, 3, 4 सालों में हमने जो चेंज देखा है, तो पहले जो फ़िल्में बनती थी वो हमेशा एक मुगल पर्सपेक्टिव से बनती थी, या मुगल ग्लोरिफिकेशन, इस्लामिक रूलर्स के ग्लोरिफिकेशन पे बनती थी। पर अब जब से ये एक इंडिक नैरेटिव पॉपुलर हुआ है, तो वो मुझे लगता है ये एक शायद बॉलीवुड को भी ये समझ में आ रहा है कि उनको अगर अच्छा कलेक्शन करना है, तो कहीं न कहीं उनको नॉर्मल फ़िल्मों में भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा, कि कहीं भी एक पक्ष की या एक धर्म की उनको ज़्यादा अपीज़मेंट करने को गए वो, तो फ़िल्म फ्लॉप हो सकती है। और दूसरा, अगर फ़िल्म को मास हिट करना है, तो वहाँ कहीं न कहीं हिंदू सिम्बोलिज़्म या हिंदू संस्कृति अगर उसका बढ़ावा होगा, तो वो फ़िल्म मास ब्लॉकबस्टर बनी है। ये हमने पिछले कई वर्षों में देखा है, बाहुबली थी या आरआरआर में, भले वो एक सीन था आरआरआर का, पर उससे एक पूरी फ़िल्म को वो पुश मिल गया कि ये सीन के लिए देखने के लिए लोग वहाँ पे गए थे। या पुष्पा में जो वो एंड में उनका डांस था पूरा। तो ऐसे कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हिंदुओं ने जो है वो बॉलीवुड को एक पुश तो दे दिया है कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है, तो इस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। और ये हमने देखा था कि तानाजी फ़िल्म भी इतनी सक्सेसफुल हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि छावा अगर उस लेवल पे सक्सेसफुल हुई, तो ये काफ़ी जो और पात्र है हिंदू संस्कृति के, हिंदू जो नायक है, तो उन पे भी समुद्रगुप्त होंगे, या फिर बाद में भी जो कई राजा रहे हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी और मिडीवल हिस्ट्री में भी। महाराणा प्रताप पे आज तक कोई बड़ी फ़िल्म नहीं बनी। पृथ्वीराज चौहान पे भली बनी थी, पर वो आपको पता है कि कैसे उन्होंने पूरा उर्दूआइज़ेशन कर दिया था फ़िल्म का। तो ऐसे सारे जो बड़े पात्र हैं, हिंदू सम्राट रहे हैं, उन पे एक फ़िल्म बनाने के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा, ऐसा आपको लगता है इसके बाद? देखिए आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, इसको लेकर के मैंने काफ़ी कुछ फ़िल्मों के नाम मैंने लिख कर के रखे, मैं बताना चाहूँगा। आप देखिए 2019 से पहले मोदी जी का जो फर्स्ट टर्म था ना, वहाँ पर आप देखिए काफ़ी 3-4 अच्छी राष्ट्रवादी विचारधारा की फ़िल्में आई थी। जैसे कि परमाणु देख लीजिए, बढ़िया फ़िल्म थी। इसके बाद बाटला उरी हाउस एक आई थी देखिए जॉन अब्राहम की ही। उसमें तो लिटरली कांग्रेस के जो नेताओं ने जो बातें कही थी कि आतंकवादियों के शव देख कर के सोनिया गांधी के अश्रु आ गए थे। वो पूरी न्यूज़ क्लिप्स वगैरह भी बाटला हाउस फ़िल्म में दिखाई थी। इसके साथ में आप देखिए परमाणु हो गई, बाटला हाउस हो गई, उरी भी एक अच्छी उरी फ़िल्म आई थी, तानाजी भी एक अच्छी फ़िल्म थी। मणिकर्णिका की भी अगर कुछ 1-2 बातें हम छोड़ दें तो वो भी अच्छी फ़िल्म थी। तो इस प्रकार की कुछ 4-5 फ़िल्में थी जो 2019 से पहले जो अच्छी राष्ट्रवादी विचारधारा की सिंसियरली बनाई गई फ़िल्में आई थी। पर पता नहीं मोदी जी के सेकंड टर्म में क्या बदल गया, बॉलीवुड ने शायद उनको दिख गया कि भाई हमारी तो फ़िल्में फ्लॉप हो रही है। अब ये जो मैंने नाम बताया ना, इनके सामने दूसरी फ़िल्में फ्लॉप हुई थी। दीपिका पादुकोण की आपको याद आ रहा होगा तो एक वो अ, फ़िल्म आई थी, तानाजी के साथ में ही रिलीज़ हुई थी दीपिका पादुकोण की, वो फ्लॉप हो गई थी। एसिड अटैक अ, हाँ, हाँ, तो ऐसी बहुत सारी फ़िल्में थी जो ऐसी इन राष्ट्रवादी फ़िल्मों के सामने फ्लॉप हो गई थी। तो उसके बाद में शायद बॉलीवुड ने देखा कि नहीं यार, ये तो मतलब कुछ अलग हो रहा है। तो इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी चली है 2019 के बाद, यानी मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब ये राष्ट्रवादी फ़िल्में तो बना रहे हैं सामने से दिखाते हुए, पर उनको इतना चीप या इस प्रकार से बिल्कुल लाउड बना करके रख देंगे, मतलब वो जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो सटल वे में अपने गंभीरता से बातों को रखा जाना चाहिए, वो नहीं देखने को मिलता। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, देखिए। अभी पिछले वर्ष आई हुई फाइटर को आप देख लीजिए। एक तो जो जबरदस्ती की बैलेंसिंग की थी, वो बात तो थी ही, पर जो राष्ट्रवाद से भरे हुए जो डायलॉग्स भी थे ना, वो बहुत ज़्यादा लाउड और चीप लग रहे थे। इसके बाद में आप देखिए आदि पुरुष को तो कौन भूल सकता है, सामने से राष्ट्रवाद का चेहरा, उसकी आड़ में क्या किया उन्होंने। उसके बाद में सम्राट पृथ्वीराज के बारे में तो आपने अभी चर्चा कर ली। इसके बाद एक
गुंजन सक्सेना नाम की भी फिल्म आई थी जानवी कपूर की, उसकी तो सेना के अधिकारियों ने, इवन फीमेल ऑफिसर्स ने आलोचना की थी कि ये तो कुछ भी दिखा रहे हैं अपना जबरदस्ती का पेट्रियार्की को दिखाने के लिए। उसके बाद में एक रक्षा कवच ओम करके फिल्म आई थी, उसमें भी इसी प्रकार से लाउड चीप इस प्रकार के कुछ राष्ट्रवाद से भरे डायलॉग थे। सत्यमेव जयते 2 का एक हम उदाहरण दे सकते हैं, जॉन अब्राहम की, बहुत ज्यादा घटिया फिल्म थी वो भी बाहर से इसी प्रकार से अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास। इसके अलावा एक भुज द प्राइड ऑफ इंडिया हो, या गणपत नाम की एक फिल्म आई थी टाइगर श्रॉफ की, उसमें भी डिस्टोपियन फ्यूचर, भगवान गणेश जी एक पात्र को, एक व्यक्ति को शक्ति दे रहे हैं, फिर उसमें सुपर पावर्स आ जाती है। तो सामने तो भगवान गणपति, उनकी शक्ति वगैरह ये सब बातें दिखावे के लिए फिल्म इतनी चीप थी, इतनी घटिया थी कि उसकी कोई सीमा नहीं गणपत। इसके बाद में गांधी गोड से एक आई थी, बाकी OMG 2, सैम बहादुर वगैरह। आप सैम बहादुर में भी आप देखिए, राजी की जो डायरेक्टर थी मेघना गुलजार, उनकी फिल्म थी। सामने से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा आपको सैम बहादुर में, पर आप जरा सटल वे में हम सोचते हैं, देखते हैं, तो सैम बहादुर जी को जिन्होंने प्रताड़ित किया उनका ही महिमा मंडन था वहां पर कांग्रेस का। तो वो सब बातें बहुत सटल वे में इन्होंने शुरू की मोदी जी के सेकंड टर्म में। तो मुझे बस यही डर था कि छावा भी कहीं वैसी कुछ ना हो। हम तो अपेक्षा करते हैं कि डायरेक्टर के पास अभी भी समय है, वो सिंसियरली फिल्में बनाए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें ना, एक तो बहुत लंबे समय से हमने कोई राष्ट्रवादी फिल्में अच्छी कभी भी बनी नहीं है, पिछले 4-5-6-7 वर्षों में थोड़ी बहुत बनने लगी है। तो हमारी भी अपेक्षा होती है कि हमारे महापुरुषों पर, वीरों पर, वीरांगनाओं पर फिल्में बने, परंतु बॉलीवुड इसका हमारा फायदा ना उठा ले, जस्ट कुछ सामने राष्ट्रवाद को दिखाकर उसके आड़ में अपना ही कुछ नैरेटिव चलाए, या बस कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ चीप ऐसी कुछ लाउड फिल्में बना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और फिल्म मेकर्स को हमें अकाउंटेबल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट वो सामने एक अच्छा विषय दिखा दे और उसकी आड़ में बिना मेहनत के जस्ट लाउड डायलॉग्स डाल करके हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर ले। ये नहीं करने देना है हमें। और विशेषतः जब डायरेक्टर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं हो, तब तो और ज्यादा हमें सावधानी रखनी चाहिए उस फिल्म को प्रमोट करने से पहले। बाकी अच्छी होगी तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे ही। और हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बोलना आवश्यक क्यों है ये भी जरा आप देखिए। अभी देखिए, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा भी री रिलीज हुई है, देखिए इस हफ्ते। तो उन्होंने उसकी जो दूसरी डबिंग करवाई थी ना, पिछली डबिंग को हटा करके नई डबिंग करवाई है, पता नहीं जो भी कारण हो, डिलीट हो गया होगा पूरा रिकॉर्ड या क्या पता नहीं। नई डबिंग में उन्होंने माता सीता को स्वामी या प्रभु की जगह पर डायरेक्टली राम राम कहते हुए कहलवाया था। तो जब ट्रेलर देखा मैंने, उसकी मैंने बहुत कठोर शब्दों में आलोचना की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और देखिए उस वीडियो के कारण प्रभाव क्या हुआ, उनको रीडअप करना पड़ा। 10 दिन केवल बाकी थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके जो वॉइस आर्टिस्ट है ना, वो खुद कह रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड का है, आप सुनना जरा। ये सब बातें हो रही है चीजों की, तो जिस पे सबसे ज्यादा बैकलैशिंग हुई थी वो थी जो सीता माता राम जी को राम नहीं बोल सकती, ऐसा लोगों ने कहा। और ऐसा आई डोंट नो, हमको भी शायद लगता है। yes. जब उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगी कि यार उसके लिए तो बैकलैश होना ही था, क्योंकि जो भी सुनेगा उसे यही लगेगा कि नहीं सीता माँ। मैं जब खुद डब कर रही थी तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन आई से इफ आई एम प्लेइंग सीता। मतलब व्हाइल रिकॉर्डिंग तुमने बोला था। लेकिन क्या होता है ना, पूरी टीम होती है, ये सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं होता, या डबिंग डायरेक्टर का नहीं होता, या इंजीनियर का नहीं होता, पूरी टीम होती है इसके पीछे। एंड देन काफी डिस्कशन हुआ, और क्योंकि हम इंग्लिश पे डब कर रहे थे तो इंग्लिश में जो डायलॉग्स थे उसमें राम ही बोल रही थी सीता माँ। सो जब अपहरण भी हो रहा था तो वो चीख रही थी राम राम। मैं तो, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कहा कि आप ना मेरी तरफ से एक ऑप्शन प्लीज ले लो, मैं स्वामी स्वामी बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, हमने बचपन से जो देखा है, हमारे कल्चर में जो चीज है कि हस्बैंड का नाम नहीं लेना है, आदर से इज्जत सम्मान के साथ बात करनी है। तो मैंने कहा यार ये सीता माँ नहीं है। तो पर यही टीम में डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा नहीं, कि ये जो स्क्रिप्ट है ये अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है एंड वी कैन नॉट चेंज इट, तो आप अभी यही कर दो एंड देन देखते हैं बाद में, इफ वी वांट टू चेंज इट वील चेंज इट। आई सेड ओके। अब जब ट्रेलर आया तो फिर मुझे भी बहुत अजीब लगा एज अ व्यूअर, एज एन आर्टिस्ट तो लगा ही था पहले, तो मुझे भी अजीब लगा। और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स थे। तो फिर फाइनली वी सैट डाउन अगेन टू री रिकॉर्ड द डायलॉग्स, एंड अब हमने, मतलब आप देखिए बोलने का फर्क पड़ता है, उनको रीडबिंग करनी पड़ी, वो डायलॉग्स फिर से रिकॉर्ड करने पड़े। और मैंने जितना देखा पूरे यूट्यूब पर, केवल एक हमारे चैनल पर ही मैंने इसकी आलोचना की थी कि क्या ये सीता माता को डायरेक्टली राम राम
कहते हुए दिखाकर आपने क्या कोई पेट्रियार्की को स्मैश कर दिया, या कौन सा बड़ा अत्याचार होने वाला था अगर आप स्वामी प्रभु दिखा देते, तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी पुराने डायलॉग्स को चेंज करने की। तो ये जो हम आलोचना करते हैं ना, ये बातें फिल्म मेकर्स तक पहुंचती है और उनको चेंज करना पड़ता है। अब ये जबरदस्ती मॉडर्नाइजेशन के नाम पर या अपने आप को कूल दिखाने के लिए या फेमिनिज्म के लिए भाई डायरेक्ट राम राम बोलते हुए दिखा दिया। भाई प्रभु श्री रामचंद्र वो कोई आज के समय की कहानी नहीं है। पहली बात तो आपको कुछ अपना मॉडर्न सोच दिखानी तो आज के समय में फिल्में बनाओ। आप रामायण पर फिल्म बना रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी तो पूरे जगत के, पूरे चराचर के स्वामी है, प्रभु है। तो वहां पर आप अपना एक्टिविज्म नहीं चला सकते। तो इसलिए ये बोलना आवश्यक है, फिल्म मेकर्स जस्ट हमारी भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर ले कुछ लाउड डायलॉग्स वगैरह दिखाकर या बाहर से जस्ट, ये नहीं होने दे। हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर ही सोचना चाहिए और उसकी क्रिटिसिज्म भी आवश्यक होता है ताकि फिल्म मेकर्स आने वाले समय में अपने आप में इंप्रूव करे या बदलाव करे। अगर हम इनका मीडियोकर या एवरेज ऐसा कंटेंट अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो ये आगे जाकर के कभी अपने आप में इंप्रूव भी नहीं करेंगे और फिर इनको लगेगा कि यार हम कुछ भी दिखा रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये थोड़ी सावधानी हमें रखने की आवश्यकता है। और विकी कौशल की जो अगली फिल्म आने वाली है भगवान परशुराम पे, उसका भी हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था। तो वो फिल्म के बारे में आपको क्या लगता है? उसका जो विकी कौशल का लुक है या फिर जो फिल्म की बाकी की जो डिटेल्स आई है डायरेक्टर्स या कास्ट वगैरह, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? मैंने उस पर पूरा अलग से वीडियो बनाया था जब फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। टीजर वगैरह तो, सॉरी टीजर तो नहीं आया है, पोस्टर जो आया है वो तो अच्छा एक योद्धा के रूप में उनको दिखाया है। हालांकि गले में जनेऊ नहीं है, भगवान परशुराम जी है, जनेऊ भी नहीं दिखा रहे हैं वो, तो ये तिलक भी नहीं था, ऊपर से तिलक नहीं, जनेऊ नहीं, तो पता नहीं क्या रिसर्च करके उन्होंने वो पोस्टर बनाया था। और दूसरी बात, मैडॉक फिल्म्स का नाम जुड़ा है और जो फिल्म के डायरेक्टर है, जो स्त्री 2 के भी डायरेक्टर है जितना मैंने देखा, वही उसको डायरेक्ट करने वाले हैं। अब स्त्री 2 में उनका वही स्मैश पेट्रियार्की वाला था, जो सिगरेट पीने वाली लड़की हो उसको वो सर कटा दाना उठा करके लेकर के जा रहा है, या फिर जो एक आज की रात जो आइटम सॉन्ग में डांस करने वाली तमन्ना को उठा करके लेकर के जा रहे हैं। मतलब आधुनिक सोच वाली लड़कियों को ऐसे रिग्रेसिव ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव लोग उठा करके लेके जा रहे हैं। ये एक सटल वे में वो दिखाना चाहते थे और उनको उठा करके ले जाकर एक पैरेलल यूनिवर्स में वो सफेद कपड़े पहनाकर मुंडन करके उनको बांध करके रख रहा है लड़कियों को। ये तो वामपंथियों का एक बहुत पुराना एजेंडा रहा है। आपने अगर वो एक ट्रायलॉजी है, देखिए एक वाटर नाम की फिल्म आई थी जॉन अब्राहम के साथ में, उसके डायरेक्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, एक वामपंथी डायरेक्टर ही है। तो उन्होंने भी उस फिल्म में, वाटर फिल्म में, यही दिखाया कि यहाँ पे जो हिंदू थे कट्टरपंथी, वो तो उठा करके चिता पर जो सती कुप्रथा का लेकर के ये वामपंथी नैरेटिव चलाते हैं वो दिखाया था। और बाकी घर की इस प्रकार की जो महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी, उनको उठा करके ऐसे हजारों हजारों महिलाओं को घाट पर मरने के लिए सफेद साड़ी में मुंडन करके छोड़ दिया जाता था। तो ये रिग्रेसिव समाज कितना घिनौना रहा है, भारतीय समाज वगैरह, इस प्रकार की नैरेटिव चला रहे थे। तो वही सेम थोड़ा सा सटल वे में वो स्त्री 2 में भी दिखा रहे थे। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी थी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए भगवान परशुराम जी वो पिता की आज्ञा के लिए अपने माँ का शीश वो एक जगह काटते हैं, रेणुका माता का। अब ये बात समझने के लिए उसके पीछे का पौराणिक संदर्भ क्या है, क्या कारण था, क्या नहीं, ये समझने के लिए एक आध्यात्मिक सोच होने की आवश्यकता होती है। आज के फेमिनिस्टों के अनुसार अगर हम पौराणिक कथाएं देखने लग गए ना, तो वो उसमें पता नहीं क्या क्या निकाल कर रख देंगे और क्या क्या एक्टिविज्म चला देंगे। तो यही मुझे डर है कि अगर आप पौराणिक या कुछ ऐतिहासिक फिल्म बना भी रहे हैं तो आपकी सोच उस प्रकार की होनी चाहिए, आध्यात्मिक समझ आपकी होनी चाहिए। आप उसमें अपना कुछ अलग प्रकार से चेंज करके या आज के नैरेटिव के अनुसार आप कुछ दिखा दो, ये सही नहीं है। अभी वो जो फिल्म आने वाली है वो डायरेक्टली पौराणिक ऐतिहासिक होने वाली है या फिर आज के समय में कहानी को स्थित रख के फिर कुछ आप पुराने संदर्भ देने वाले हैं, ये तो पता नहीं। अब तो अभी टीजर वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो पोस्टर से ज्यादा हम अनुमान लगा नहीं सकते। केवल इतना है कि जनेऊ नहीं था, तिलक नहीं था, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। और डायरेक्टर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस प्रकार की फिल्में उनकी है, तो वो इन सब बातों को समझ सकते हैं भी या नहीं, जो आध्यात्मिक बातें हैं या उनके पीछे का पौराणिक जो कथाएं भी आती है, उनके पीछे का संदर्भ क्या होता है, मूल अर्थ क्या होता है उसका। तो ये थोड़ा सा डर है मन में। बाकी देखते हैं, फिल्म आएगी, अच्छी होगी तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ओके, तो फाइनल थॉट्स आपके छावा ट्रेलर पे, और क्या आप एक्साइटेड है मूवी के लिए या आप अभी भी थोड़ा सा नर्वस है कि कैसी रहेगी फिल्म? नहीं, नर्वस तो होंगे ही, क्योंकि कुछ गलत ना हो चाहिए। डर तो हर व्यक्ति को होनी ही चाहिए, केवल मुझे ही नहीं। ये तो अगर हम थोड़ा डर हमारे अंदर होगा, हम कुछ बोलेंगे भी
तो फिल्म मेकर्स को भी अपनी एक जिम्मेदारी का भान होगा कि नहीं यार, हम कुछ गलत नहीं दिखा सकते। तो वो तो हर एक व्यक्ति को उतना बोलना ही चाहिए। केवल हम डायरेक्टली सर पर लेकर के किसी को नाचने लग जाए तो फिर उनके जो अकाउंटेबल होना चाहिए ना, उनको जिम्मेदारी का भान होना चाहिए कि नहीं यार, हम कुछ गलत नहीं दिखा सकते। तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सटल वे में फिर आप वही वामपंथियों वाला कुछ इतिहास का नैरेटिव धीरे से चला दो, वो नहीं होना चाहिए। बाकी फिल्म अगर अच्छी होगी तो मैं खुद ही फिल्म को सपोर्ट करूंगा, खुद ही प्रमोट करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस दृष्टि से तो मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा कि उन्होंने क्या दिखाया है, और जो बातें है कि किस प्रकार से 40 दिनों तक अनगिनत यातनाएं दी गई थी, उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था, ये बातें स्पष्ट रूप से दिखाई जानी आवश्यक है। चलिए, तो आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, इस शो में आने के लिए। जय श्री राम। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।